जब आप ये लफ्ज़ सुनते हैं मुग़ल हैरम या ज़िनान खाना मुग़लों का, क्या आता है आपके दिमाग में? औरतें बेचारी कमरों में बंद अकेली बैठी सिर्फ़ घरेलू कामों में लगी, कढ़ाई सिलाई कर रही हैं, है ना? ये अगर मैं आपको बताऊँ कि असलियत इससे बहुत मुख्तलिफ थी और असलियत बहुत दिलचस्प थी। मुग़ल औरतें ना सिर्फ़ पॉलिटिक्स में हिस्सा लेती थीं, वो स्कॉलर्स थीं, पढ़ी-लिखी थीं, वो अपने कारोबार चलाती थीं और साथ ही साथ वो अमूमन जंगों में भी हिस्सा लेती थीं। उनकी अपनी-अपनी आर्मीज़ भी थीं, अपनी-अपनी फ़ौजें भी थीं और कुछ औरतें तो ऐसी भी थीं उस दौर में जो बंदों की तरह तैयार होती थीं और बंदों की तरह एक्ट करती थीं। इसके बारे में आपको बताती हूँ आगे जाके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिशा और खुश आमदीद तारीखी टेल्स में। अगर आपको ये वीडियो अंग्रेज़ी ज़बान में देखनी है तो मेरा एक और चैनल है तारीखी टेल्स के नाम से, वहाँ पे सेम वीडियो अंग्रेज़ी में अपलोड होगी। इसके अलावा अगर आपको हमारा चैनल पसंद है और चाहते हैं कि हम ये काम करते रहें तो हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। आप कंसिडर कीजिए हमारा पेट्रन बनना, पेड मेंबर हमारे पेट्रियन का बनना, जिस पे हम आपको मुख्तलिफ पर्क्स देते हैं, जिनमें से एक पर्क है एक वन-ऑन-वन कॉल मेरे साथ हाईएस्ट टियर के लिए और मुख्तलिफ बिहाइंड द सीन्स वगैरह भी। इसके अलावा आप इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं या आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर के ऊपर हमारी मदद कर सकते हैं। आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, उससे भी हमारी बहुत मदद होती है। थैंक यू। अब जो मुग़ल थे, इनका जो एक कोर्ट था और उसके तौर तरीके बहुत मुख्तलिफ थे अपने दौर से। यहाँ तक कि जो ज़माने में सफ़विद या जो सल्तनत उस्मानिया के जो कोर्ट थे उनसे भी बहुत मुख्तलिफ था। और इस सब की एक मेजर वजह ये थी कि मुग़लों का जो ताल्लुक़ था तिमुरिड डायनेस्टी के साथ, तिमूर-लेन की डायनेस्टी के साथ, वो इनको बहुत मुख्तलिफ बनाता था। जैसा कि हमें पता है जो पहला मुग़ल बादशाह था बाबर, वो अपने आप को तैमूर का वाली वारिस कहता था। वो मंगोलों का वाली वारिस या चंगेज़ खान का वाली वारिस नहीं कहता था, ठीक है? और अगर हम तैमूर के दौर की बात करें, जब सेंट्रल एशिया में तैमूर की हुक्मरानी थी, तो आप इमेजिन करें कि वहाँ पे तैमूर की हुक्मरानी में औरतें अपने बच्चों के लिए हुक्मरानी भी करती थीं, वो मिलिट्री काउंसिल्स पे भी बैठती थीं, उनसे मुख्तलिफ मशवरे भी लिए जाते थे और वो मुख्तलिफ सेरेमनीज़ और मुख्तलिफ इवेंट्स अरेंज भी कराती थी। यहाँ तक कि बाबर ख़ुद एक दफ़ा कहता है कि जो उसकी अपनी माँ है वो 1500 से 2000 तक मंगोल आदमियों को फ़ौज में लीड कर चुकी हैं एक दौर में। तो उनकी औरतें एक्चुअली बहुत मुख्तलिफ थीं बाकी दुनिया से। और सबसे मज़े की दिलचस्प बात तो ये है कि तैमूर के दौर में सेंट्रल एशिया में हरम नाम की या ज़नान खाना नाम की कोई जगह ही नहीं थी। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, कुछ अंग्रेज़ उनको विज़िट करते हैं 1404 के अंदर। एक अंग्रेज़ जिसका नाम था गोंज़ालेस डी कैवेलियो, और वो वहाँ जाके ये बताता है कि तैमूर की जो बीवियाँ हैं वो समरकंद के इर्द-गिर्द मुख्तलिफ बागात में उनके पेविलियंस हैं, उनके पूरे के पूरे बरामदे किस्म के बने हुए हैं। और ऐसे नहीं है कि वो अलग-अलग घर हैं बंद, वहाँ कोई जा नहीं सकता। वो खुले-खुले बागात हैं, उनके अंदर सिल्क के कर्टन्स लटक रहे हैं और उनको समझ और कोई फ़र्क नहीं है उनकी रिहाइश गाहों में और आदमियों की रिहाइश गाहों में। और इससे ज़्यादा वो जो औरतें थीं वो खुद मुख्तार थीं। वो अपने गेस्ट्स, अपने मेहमान बुलाती थीं अपने-अपने घरों में। वो वहाँ पे मिक्स्ड पार्टीज़ होती थी, मिक्स्ड जेंडर पार्टीज़, मतलब मर्द और औरत दोनों होते थे। और ये चीज़ अंग्रेज़ों के लिए बहुत वो थी कि ये क्या हो रहा है और वहाँ पे वो लोग पीते भी थे, वहाँ पे वो लोग खाना-पीना भी करते थे। और यही अंग्रेज़ी में ये भी बताता है कि उनकी जो औरतें थीं उन्होंने निकाब टाइप किया होता था, लेकिन इतना पतला कि आपको सारा उनके फीचर्स वगैरह नज़र आ रहे होते थे, आपको पता चल रहा होता था वो एग्जैक्टली कैसी लगती हैं। और इसी तरह की हमें एग्जाम्पल्स मिलती हैं आगे जाके मुग़ल कोर्ट के अंदर, जहाँ पे हमें कहानियाँ मिलती हैं, जैसे कि हरम बेगम की कहानी। जब हुमायूं, बाबर का बेटा, कामरान मिर्ज़ा के हाथों शिकस्त खाता है 1546 में, तो वो अपनी कज़न की बीवी हरम बेगम के पास जाता है मदद के लिए। उन्हें कहता है कि भाई मेरी मदद करें किसी तरह, और वो करती हैं मदद। वो फ़ौरन हज़ारों आदमी जमा करती हैं, उनको बंदूकें और उनको असलहा देती हैं और उनके साथ बल्कि आधा रास्ता जाती हैं हुमायूं तक, जंग तक। और ऐसे नहीं है कि हरम बेगम एक अकेली थी जिन्होंने ऐसा किया, नहीं, ये इनके डीएनए का एक हिस्सा था। क्योंकि एक बहुत अच्छी वजह है कि तैमूर के दौर में औरतों के पास इतनी ताकत क्यों थी। ऐसे नहीं था कि उनको बस दिल किया कि हम अपनी औरतों को ताकत देते हैं, नहीं। आप तैमूर की ही एग्जाम्पल देखें। तैमूर खुद एक मिलिट्री लीडर था, तैमूर एक बादशाह नहीं था। एक वजह थी कि सारी औरतों के पास इतनी ताकत थी, और वो वजह थी ब्लड लाइन। ये सारी औरतें थी चंगेज़ खान की नस्ल से, और इनको इस्तेमाल करते हुए ही तैमूर खुद बादशाह बन पाया। तैमूर खुद तो एक मिलिट्री लीडर था, लेकिन
اس نے اپنے آپ کو بادشاہت اس طرح دی کہ اس نے شادی کی ان عورتوں سے جو کہ چنگیز خان کی لڑی میں سے تھیں، اور اس نے ایک سن ان لا ڈائنیسٹی بنائی، ایک دمادوں کی ڈائنیسٹی کائنڈ آف بنائی، جہاں پہ طاقت اور جو لیجیٹمیسی ہوتی ہے، یعنی کہ جو ان کو حق ملتا ہے کہ جی ہم حکمران اس لیے ہیں کہ ہمارے بااجداد حکمران تھے یہاں کے، وہ آتا ہی ان کی عورتوں کی طرف سے ہے۔ اور اس چیز کو یہ عورتیں بھی بخوبی سمجھتی تھیں، اور یہ ایون شادی کے بعد اپنی شناخت، اپنی آئیڈینٹی سیم رکھتی تھی، اور ان کو یہ بات سمجھ آتی تھی کہ ہمارے پاس بہت طاقت ہے، اور یہ وہاں کے سارے بندوں کو بھی سمجھ آتی تھی۔ ایون جو شہزادے تھے انہیں سمجھ آتی تھی کہ اگر ہم اپنی ماؤں کے قریب ہوں گے تو جتنا قریب اتنے ہی زیادہ ہمارے پاس حق ہے حکمرانی کا، اور وہ آگے جا کے بھی اس چیز کو استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح کہ بابر خود جو ہوتا ہے اس کو بھی آخر میں یہی چیز بچاتی ہے کہ اس کے پاس رائل بلڈ لائن ہوتی ہے، اور اس لیے لوگ اس کے پاس آتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، اور آگے جا کے وہ شادی کرتا ہے ماہم بیگم سے۔ بابر خود ایک سنی مسلمان تھا، لیکن وہ ماہم بیگم ایک شیعہ عورت تھی، لیکن ان کے تعلقات تھے بہت طاقتور تیمورد خاندان کے ساتھ، تو بابر اس لیے ان سے شادی کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ شادی کرتا ہے ایک اور عورت سے، بی بی مبارکہ نامی عورت سے، جو کہ ایک افغان عورت تھی، اور ان کی مدد سے وہ بہت زیادہ افغان ٹرائبز کو مینیج کرنے میں ان کی مدد استعمال کرتا ہے۔ ایک فیمس بات چیت ہمیں ملتی ہے بی بی مبارکہ اور بابر کے بیچ میں، جہاں بی بی مبارکہ ان سے کہتی ہیں کہ یوسف زئی قبیلہ جو ہے اس کو آپ میری خاطر معاف کر دیں، اور بابر اس کا جواب دیتا ہے کہ میں یوسف زئی قبیلے کو تمہارے سامنے معاف کر دیتا ہوں، اور میرے لیے ان کے دل میں کوئی بغض نہیں اس کے بعد۔ اور یہ صرف ایک سویٹ سی بات نہیں تھی جو بابر نے کی، اس سے نظر آتا ہے کہ اس کی بیوی کے پاس ایکچولی کتنی طاقت تھی کہ وہ اپنی باتیں اس طرح منوا سکتی تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو مغل کورٹ تھا اس کے اندر ایسے نہیں تھا کہ آپ کے پاس طاقت صرف اس لیے ہے کیونکہ جی آپ بابر کی بیوی ہو، کیونکہ ہمیں ایسی ایگزامپلس بھی ملتی ہیں، جیسے یہ ماہم بیگم جو تھی، جو بابر کی پہلی بیوی، ان کا اور بابر کا ڈیورس ہو جاتا ہے بہت جلدی، لیکن آگے جا کے 1535 میں جب مغل کورٹ بنتا ہے تو وہاں وہ پھر رہی ہوتی ہیں، وہ خود مختار اپنے اون پہ وہاں رہ رہی ہوتی ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے بابر سے۔ پر آہستہ آہستہ جیسے جیسے مغل جا کے انڈیا میں بستے ہیں تو کچھ چیزیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب جس طرح ہم نے دیکھا کچھ سینچریز پہلے ایک انگریز جب گیا تیمور کے کورٹ میں، وہاں پہ وہ عورتوں کے ساتھ اس نے شرابیں بھی پئیں، کھانے چھانے بھی کھائے، ہے نا، لیکن اب بابر کے دور میں یہ چیز بہت بدل گئی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے جہاں پہ بابر کو ایک عورت ہلہل آنیکا نامی ایک عورت اپروچ کرتی ہے، کہتی ہے کہ میں نے بھی آپ کی ڈرنکنگ پارٹی کو جوائن کرنا ہے۔ تو بابر کے لیے ہوتی بات کہ او مائی گاڈ، یہ کیا کہہ رہی ہے، اس نے ہمارے ساتھ پینا ہے بیٹھ کے۔ تو بابر خود لکھتا ہے کہ میں نے ایکسیپٹ کر لی اس کی ریکویسٹ، کیونکہ میں بس کیوریس تھا کہ کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کلیئرلی بابر کے دور تک مکسڈ جینڈر پارٹیز وغیرہ تھوڑی سی کم تھیں، تو اور یہ جو ایکسپیرینس ہوتا ہے بابر کا، یہ ایکچولی بہت برا گزرتا ہے، کیونکہ اپیرنٹلی ہل آنے کا جو ہے وہ ڈرنک ہو کے بہت اگریسو ہو جاتی ہیں، اور بابر کو ایکٹ کرنا پڑتا ہے ڈرنک ان کو وہاں سے بھگانے کے لیے۔ بہت ریگریٹ کرتا ہے بابر ان کی ریکویسٹ ایکسیپٹ کرنے کو۔ لیکن اس سب کے باوجود ایسے نہیں تھا کہ مغلیہ دور میں جو حرم تھا وہ ایک پرزن بن کے رہ گیا تھا، وہ ایک جیل تھی، نہیں، وہاں پہ بھی ہمیں بہت زیادہ عورتیں ملتی ہیں جن کے پاس بہت زیادہ طاقت تھی، وہ بزنس وومن تھیں، وہ لوگ اسکالرز تھیں، جیسے کہ گل بدن بیگم۔ اور جو گل بدن بیگم ہے، جو کہ تھی ہمایوں کی بہن، بابر کی بیٹی، وہی لکھتی ہیں آگے جا کے ہمایوں نامہ۔ اب ہمایوں نامہ میں بھی وہ مختلف ایونٹس بتاتی ہیں جہاں پہ عورتوں کی ڈفرینٹ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ایک ایونٹ جو بہت دلچسپ ہے وہ تھا مسٹک فیسٹ نامی ایک ایونٹ۔ وہ تھی اصل میں بابر کے بیٹے شہزادے ہندل کی شادی سلطانم بیگم کے ساتھ 1537 میں۔ اب اس شادی کے اوپر گل بدن بیگم اپنی جو لکھائی میں 36 عورتوں کے نام لکھتی ہیں، بتاتی ہیں کہ 96 عورتیں یہاں پہ آئی ہوئی ہیں ایکسٹینڈڈ رائل فیملی سے، یعنی کہ شاہی خاندان سے دور دراز اس سے بھی عورتیں آئی ہوئی ہیں، اور 36 کو وہ باقاعدہ ناموں کے ساتھ بتاتی ہیں۔ اب ان 36 کے اندر 2 عورتیں ہوتی ہیں، شاداب بیگم اور مہرانگیز بیگم۔ اب یہ وہ عورتیں ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو شروع میں بتایا، جو آدمیوں کی طرح تیار ہوتی تھیں۔ ان کے بارے میں گل بدن لکھتی ہیں کہ ان کی آپس میں بہت دوستی تھی، اور یہ آدمیوں کے کپڑے پہنتی تھیں، اور ان کی بہت مختلف کامیابیاں تھیں، جیسے کہ یہ لوگ تھم رنگز بناتے تھے،
तीर बनाते थे, ये लोग पोलो खेलती थीं, ये लोगों को तीर कमान से शूटिंग करनी आती थी बहुत अच्छी, ये लोग मुख्तलिफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे। तो आप सोचें, ये किसी कार्टून या किसी फेरी टेल में से बात लगती है कि उस ज़माने में औरतें थीं जो मर्दों की तरह तैयार होती थीं, जो सारे बंदों वाले काम करती थीं, और जो बाकी औरतें हैं वो ऐसे नहीं सोच रही कि ओह ये क्या करती फिर रही हैं। इस तरह गुलबदन बेगम उनकी तारीफ़ के तौर पे लिखती हैं कि भई लोग इनसे बहुत मुतासिर हैं कि ये लोग इतनी कामयाब हैं, इनको इतना कुछ आता है करना। बाबर के जो आगे बच्चे होते हैं जैसे कि हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये सब भी इसी किस्म का मुगल कोर्ट लेके आगे चलते हैं और इसी किस्म का हैरम होता है इनके दौरों के अंदर भी, जहाँ पे औरतें जो हैं वो पॉलिटिक्स का हिस्सा भी होती हैं, वो अपने बिजनेस भी चलाती हैं, वो जंगों के अंदर भी हिस्सा लेती हैं, वो शिकारों पे भी जाती हैं बंदों के साथ। इसमें से एक बहुत मशहूर एग्जाम्पल है महारानी नूरजहां की, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो अपने दौर की शायद सबसे अच्छी वो थी शिकारी, शेरों का शिकार करती थी और वो बहुत अच्छा शिकार करती थी। और एक और चीज़ जो मुगलिया कोर्ट्स में बहुत दिलचस्प थी वो ये थी कि आपको ये सारी ताकत लेने के लिए या आपको इतना ताकतवर होने के लिए वहाँ पे किसी की बीवी होना या किसी की माँ होना ज़रूरी नहीं था। अब बाकी कोर्ट्स में जिस तरह ऑटोमन्स के अंदर वहाँ पे भी औरतों को ताकत दी जाती थी, लेकिन अमूमन सिर्फ उन औरतों को जो किसी न किसी की बीवी थी या वो किसी न किसी शहजादे की माँ थी। तो अब उन औरतों के पास ताकत होती थी। लेकिन अब मुगल कोर्ट के अंदर एक इस तरह का भी सिलसिला था कि शादी के बगैर, किसी बच्चे के बगैर भी औरत खुद मुख्तार और ताकतवर थीं। और इसकी मुख्तलिफ मिसालें हैं, जैसे कि जहाँ आरा बेगम और इसे खानज़ादा बेगम अपने डिवोर्स के बाद, गुलबदन बेगम। और इस हद तक ये चीज़ उस ज़माने में नायाब थी कि जब कुछ अंग्रेज़ आए और उन्होंने जहाँ आरा बेगम को, जो कि शाहजहां की बेटी थी, उनको देखा कि उनके इतने सक्सेसफुल कारोबार है, उनको से इतने पैसे हैं, उनकी इतनी सुनी जाती है, तो वो अंग्रेज़ों के बात समझ नहीं आई कि कैसे, ना ये शादीशुदा है, ना इसके बच्चे हैं, तो उसके पास इतनी ताकत कैसे है। वो आखिर ये नहीं समझ पाए कि ख़ुद भी औरतों को इतनी ताकत दी जा सकती है। उन्होंने ये सोचा कि इसके कोई डेफिनेट नाजायज़ ताल्लुकात चल रहे हैं अपने बाप के साथ, इसीलिए इतनी ताकत है इनके पास। मतलब आपको समझ आती है उनकी सोच से, वो लिखते हैं अपनी लिखाइयों में ऐसी चीज़ें, राइट? आपको समझ आती है उनकी सोच से कि उनके लिए ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल आंसर था, बजाय इसके कि नहीं यार, खुद भी शायद औरत ताकतवर हो सकती है। अनइमेजिनेबल था उनके लिए, बिकॉज यूरोप में उस दौर में ऐसे नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। तो ये थी कहानी मुगलिया कोर्ट्स की और वहाँ पे किस तरह का रहन सहन था। तो अगली दफ़ा अगर आपके दिमाग में ज़नान खाना या औरतें आएँ ब्रिटिश के दौर से पहले, तो आप ये जान लीजिएगा कि जो अब का इमेज है ना कि ओ माय गॉड, पर्दे के अंदर, घर के अंदर बंद, बिल्कुल ना पढ़ती ना लिखती हैं, ये थी औरतों की ज़िंदगी, अंग्रेज़ों ने आके एजुकेशन दी, बहुत बेहतरीन सीन हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब अब का प्रोपेगेंडा है, ये हमें अब सिखाया जाता है। उस दौर में औरतें ज़्यादा ही एडवांस थी अब से और ज़्यादा, मतलब उनके पास खुद मुख्तारी थी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, और आपसे मुलाकात होगी अगली दफ़ा। खुदा हाफ़िज़।